इंफोसिस के बाद टीसीएस ने भी पेश किए उम्मीद से बेहतर नतीजे। मुनाफा 6% बढ़ा, बिक्री भी 10% बढ़ाकर 18,000 करोड़ के करीब। अब कल रिलायंस के नतीजों पर है नजर। अमेरिकी बाजारों से भी ग्रीन सिग्नल। डाउ जोन्स पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर। बेरोजगारी के आंकड़ों में सुधार से आई तेजी। दोपहर बाद बैंक शेयरों में शॉर्ट कवरिंग से भारतीय बाजार भी दौड़े। सेंसेक्स फिर 20,000 के पार, लेकिन रुपए में कमजोरी का दौर जारी। बॉन्ड बाजार में घबराहट रोकने के लिए आरबीआई आगे आया। सरकारी बॉन्ड के ऑक्शन कम किए। 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 8% से नीचे पहुंची। Clearly, the wish that interest rates go down has vanished. I do not believe interest rates can be taken down in the current scenario. रुपए की कमजोरी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद पर फेर सकती है पानी। ज्यादातर बैंकरों की राय 30 जुलाई की पॉलिसी में नहीं होगा कोई बदलाव। मल्टी बैंक रिटेल में एफडीआई फ्लॉप होता देख सरकार सहमी। नियमों में बड़ी छूट देने की तैयारी। कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। प्याज ने निकाले फिर आंसू। 1 किलो प्याज की कीमत पहुंची 35 रुपए किलो पर। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े इससे पहले कुछ और अहम खबरें। Something which was against the constitutional rights of people is certainly not the jurisdiction of the legislature or the executive. चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने साफ किया, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है विधायिका के काम में दखल। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन उन्होंने कहा, जब दूसरे अपना काम सही से नहीं करेंगे तो कोर्ट जरूर टोकेगा। अब 2G की कीमत में मजा लीजिए 3G का। रिलायंस कम्युनिकेशन ने 3G के दाम घटाकर आधे किए। और सैमसंग ने उतारा गैलेक्सी टैब की नई रेंज। कीमत 18,000 से लेकर 36,000 रुपए तक। हमारे बाजारों के लिए अच्छे संकेत है। सबसे बढ़िया खबर आई है अमेरिकी बाजारों से, जहां डाउ जोन्स अपने लाइफ टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है। इधर शाम को आई टीसीएस के शानदार नतीजों से भी उसे कल ताकत मिल सकती है। बाजारों के लिए कितने मजबूत संकेत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा। अमेरिकी बाजारों पर बात करेंगे जॉयनील मुखर्जी से और टीसीएस के नतीजे समझेंगे आशीष से। साथ ही हमारे साथ है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर भी। सबसे पहले जॉयनील आपके पास आते हैं। अमेरिकी बाजारों से बताएं किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। काफी जोश दिखाई दे रहा है अमेरिकी बाजार में आज। जहां काफी अच्छे संकेत फिलहाल अमेरिकी बाजारों से दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई पर चला गया। मैं आपको बताऊं, पहले इसका हाई था 15,542, उसको पार कर नए हाईस पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं 15,575 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यह हाई क्यों बन रहा है? क्योंकि काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बेरोजगारी के जो आंकड़े आते हैं, जिसको मार्केट काफी क्लोजली वॉच करते हैं, उसमें एक बड़ा ड्रॉप आया है। 24,000 फिलहाल वो ड्रॉप देखने को मिला है। और बाजार का एस्टिमेट था शायद ये जो बेरोजगारी का आंकड़ा होगा ये 3,45,000 के करीब होगा, लेकिन ये उससे काफी कम 3,34,000 पे आया। इससे लग रहा है कि फिलहाल वहां इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो रही है। यही नहीं, अगर आप देखेंगे दिग्गज कंपनियां मॉर्गन स्टैनली के उम्मीद से बेहतर नतीजे, तो लोगों को लग रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स फिर से ट्रैक पे आती हुई नजर आ रही है। और ये उसके बाद हो रहा है जब बेन बर्नांकी ने कल ये संकेत दिए थे कि जो QE3 है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो पैसा बॉन्ड बाइंग में लगाया जा रहा था $85 बिलियन हर महीने, वो अभी जारी रहेगा 2014 के मध्य तक। आज दूसरा दिन है फिलहाल बेन बर्नांकी का टेस्टिमनी का, और हमने देखा ये सारे फैक्टर्स आके डाउ जोन्स की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ वीके शर्मा इस समय मौजूद हैं। शर्मा जी, पहला सवाल यही है, ये जो डाउ नया हाई बना रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में इतनी तेजी हम देख रहे हैं, यूएस मार्केट में, इसका कितना असर आप भारतीय बाजार पे पड़ते हुए देखेंगे? कितना बड़ा पॉजिटिव हो सकता है ये भारतीय बाजार के लिए? जी, भारतीय बाजार तो वैसे भी अभी एक मजबूत इरादा बनाए हुए हैं, जो डोमेस्टिक खराब न्यूज़ के बनिस्बत ऊपर चल रहे हैं। तो इनमें अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की सहायता मिलती है तो वो जो TG है वो 6,180 का जो एक टारगेट है उसकी ओर जल्दी अग्रसर होगा, ऐसा लगता है। हमारे जो रिजल्ट्स भी आए वो भी अच्छे आते हैं। तो लेकिन ये कहते हुए अमेरिका कोई आज ही नया हाई नहीं बना रहा है, वो पिछले कई महीनों से लगातार बनाया जा रहा है। पर ये प्रक्रिया जो चली हुई है ये काफ़ी उत्साहजनक है। इससे हमारे बाजारों को जरूर फायदा होगा। जॉनील,
जी शर्मा जी, और कुछ और बातों पर इधर बात कर लें जो बाजार पर अच्छा खासा असर डाल रही है। दरअसल बाजार को टीसीएस के अच्छे नतीजों से भी जोश मिल सकता है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने पहली तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। पहली तिमाही में टीसीएस का मुनाफा 6.5% बढ़कर 3800 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया है। कंपनी की रुपए आय में 9.5% की बढ़ोतरी आई है और यह 18,000 करोड़ के से कुछ ही कम रही है। टीसीएस की डॉलर आय में भी करीब 4.25% की बढ़त देखने को मिली है। नतीजों पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, टीसीएस के नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर रहे। दिन में आप अनुमान बता रहे थे और उन अनुमानों पर से कहीं ज्यादा आगे निकल गए, तो कहां से आई है मजबूती? पूरी तरह से सरप्राइज किया एक्चुअली। देखिए, इन्फोसिस के बेहतर नंबर्स के बाद बाजार में डर था कि क्या टीसीएस डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि वैसे ही इस कंपनी को लेकर एक्सपेक्टेशंस जो थी काफी ज्यादा थी। पूरी तरह से ना सिर्फ डिलीवर किया है इस कंपनी ने, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को खासा आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है, वो भी हर पैरामीटर पे। चाहे रुपए में आय की बात करें, आप मुनाफे की बात करें, डॉलर आय की बात करें, मार्जिन्स की, वॉल्यूम्स की, सब में हमारी एक्सपेक्टेशंस को आउट परफॉर्म करा है। एक्सपेक्टेड था कि रुपए में आय में करीब 7.25% के आसपास तिमाही दर तिमाही बढ़त देखने को मिलेगी। एक्चुअली कंपनी ने 9.5% की ग्रोथ दर्ज करी है। मुनाफे में हम एक्सपेक्ट करते 3.5 से 4.25% के आसपास ग्रोथ आएगी। 6.5% का ग्रोथ नंबर कंपनी ने डिलीवर करा है। इनफैक्ट डॉलर आय में एक्सपेक्टेड था 3.25% के आसपास की बढ़त, लेकिन इन्फोसिस ने इसी पैरामीटर पे चौंकाया था बाजार को। 2.7% के आसपास की ग्रोथ क्लॉक करी थी। उसके बाद स्ट्रीट में ज्यादातर लोग मान रहे थे कंपनी को कम से कम 3.5% के आसपास की डॉलर में आय की ग्रोथ दिखानी चाहिए। एक्चुअल नंबर कंपनी ने जो दर्ज करा है वो 4.1% का डॉलर आय में बढ़त का है, और ये पूरी तरह से वॉल्यूम ग्रोथ के चलते आता हुआ नजर आएगा। जो भी तमाम रिपोर्ट्स को हमने एक्सेस करा था, 4.2% से लेकर 4.8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ की तमाम रिपोर्ट्स बात कर रही थी, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ जो कंपनी ने दर्ज करी है वो 6.1% के आसपास की। तो पूरी तरह से वॉल्यूम लेड इस बार रिजल्ट्स में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मार्जिन्स एक और सरप्राइज था। एक्सपेक्टेड था कि सपाट रहेंगे या फिर आधे परसेंटेज पॉइंट के आसपास का मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन मार्जिन्स में एक्चुअली 38 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डील पाइपलाइन भी कंपनी की एक बार फिर से स्ट्रांग देखने को मिल रही है। कुछ बड़े ग्राहक इस कंपनी ने एक बार फिर से जोड़े हैं, तो एक बार फिर से एक ऑल राउंड ग्रोथ इस कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर नंबर्स कंपनी ने डिलीवर कर रहे हैं, और इस प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड होने के बावजूद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा अप मूव ये काउंटर दिखाता हुआ शायद नजर आए। जी हाँ आशीष, बिल्कुल सबकी नजर इस पर रहने वाली है, लेकिन कल क्या होगा वो तो कल पता चलेगा। अभी जानने के लिए हमारे साथ शर्मा जी मौजूद है। शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं कल टीसीएस को? आज शानदार नतीजे आए हैं, कैसा परफॉर्मेंस दिखा सकता है कल इसका शेयर? देखिए, आप जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे आपके एनालिस्ट, ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस है इसकी, और ये जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है ये काफ़ी उत्साहजनक है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट्स को ऐसा लग रहा था कि अब लीडरशिप वापस एक बार इन्फोसिस ने ले ली है, लेकिन अब जिस तरह से टीसीएस वापस अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, तो उससे जरूर कॉन्फिडेंस होगा। उस हद तक ये जो ग्रोथ और खासकर जो मार्जिन के अंदर जो इंक्रीज है वो मेरे ख्याल से डिस्काउंटेड नहीं था, तो वो उसके चलते हुए मैं समझता हूँ कि कल ही ये बाजार में ये स्टॉक 4 और 5% के बीच में ऊपर खुल सकता है, या उतने गेन के साथ ये बंद हो सकता है। तो उसमें ये, और टीसीएस ओवरऑल पूरे मार्केट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर सहायता भी आपको यूएस मार्केट्स की रहेगी। तो एक ऐसी हवा में ये पतंग उड़ेगी जहां पे पहले ही आपको हवा भी सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, तो टीसीएस के नतीजे बाजार को भी कल यहाँ सपोर्ट करेंगे, लेकिन कल बाजार की जो नजर है वो दिग्गज रिलायंस के नतीजों पर भी रहेगी। सीएनबीसी आवाज का अनुमान है कि क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी की बिक्री तो बढ़ेगी, लेकिन उसका मुनाफा गिर सकता है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट है संदीप ग्रोवर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। संदीप, बताइए कैसे रह सकते हैं कल रिलायंस के नतीजे, आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो नंबर्स को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने के बजाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर जो गैस के वॉल्यूम्स हैं वो कंपेरेबल नहीं है। तो इस लिहाज से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो जिनकी जो सेल्स है उसमें 6.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिफाइनिंग सेगमेंट का जो थ्रूपुट है वो हमने देखा है कि Q4 में जो शटडाउन थे उसकी वजह से कुछ सेगमेंट बंद थे। इस बार वो वापस फुल प्रोडक्शन पर रिफाइनिंग काम करती नजर आई, तो उसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो रुपये में कमजोरी आई है, साल दर साल करीब 3% के आसपास की कमजोरी, और Q4 के मुकाबले 9% के आसपास कमजोर हुआ है रुपया, उसके चलते सेल्स
सेल्स में काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन मुनाफे के फ्रंट पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि रिफाइनिंग सेगमेंट के जो मार्जिन्स हैं उनमें एक तगड़ा इस बार कमजोरी देखने को मिल सकती है। रीजनल जीआरएम जो है सिंगापुर के, उसमें 24% के आसपास की सिक्वेंशियली हमने कमजोरी देखी, और साथ ही साथ क्रूड की कीमतों में भी क्वार्टर करीब 9% के आसपास की कमजोरी आई। तो उसके चलते सेल्स इनके जो मुनाफा है उस पर यहाँ पे एक बड़े हिट की यहाँ पे आशंका की जा रही है, क्योंकि गैस के वॉल्यूम से हम जैसे मेंशन कर भी रहे थे कि उसमें 15 MCMD के आसपास के औसतन वॉल्यूम हो सकते हैं, तो वो भी प्रेशर डालेगा। लेकिन पेटकेम सेगमेंट एक ऐसा है जो कि मुनाफे के फ्रंट पर यहाँ पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो रुपए में कमजोरी आई उसके साथ साथ जो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है उसके चलते यहाँ पे फायदा मिलेगा। साथ ही साथ रुपए की कमजोरी का फायदा कैश लेवल जो हाई है उसकी वजह से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अदर इनकम का आंकड़ा भी इस बार काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो उस लिहाज से जो मुनाफा है, जितनी रिफाइनिंग सेगमेंट में कमजोरी आ रही है उतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं आएगी, केवल 5.5% के आसपास की कमजोरी के साथ 5,280 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। तो ये था अनुमान फिलहाल रिलायंस के नतीजों का। लेकिन शर्मा जी, किस तरह का रिस्पॉन्स आप देखते हैं, क्योंकि एक दिग्गज कंपनी है, अगर आप देखेंगे ये पूरे सेंसेक्स में वेटेज भी काफी ज्यादा है इसका, आपको क्या लगता है कल निवेशकों की क्या होनी चाहिए रणनीति जब नतीजे आएंगे? जी, रणनीति जॉनिल हमेशा यही रही है कि जो रिजल्ट्स के टाइम पे रिलायंस कोई बहुत बड़ी तेजी बंदी नहीं देता है, तो उस दृष्टि से आप ये कह सकते हैं कि जो अनुमान होता है बाजार का उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज की जगह नहीं बचती है। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट आएगा जॉनिल, वो यहाँ से आ सकता है कि कंपनी आगे चलते हुए क्या बयान देती है, बिकॉज दुनिया भर के सेक्टर्स हैं जिनके अंदर FDI के अंदर बढ़ोतरी हुई है जो सरकार ने खोले हैं, तो वहाँ पे उनकी और कई सेक्टर्स को वो छूती है, तो वहाँ पे किस तरह का एक ऐसा न्यूज़ आइटम अगर आ जाए तो वो मार्केट को सरप्राइज कर सकता है। उसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं मेरे ख्याल से बहुत ही वेल रिसर्च कंपनी है, इसमें जगह तो कम है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से गुंजाइश नीचे जाने की बहुत ही कम लगती है। चलिए, यहाँ पर शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, और इसी के साथ जॉय आपका, संदीप आपका और आशीष आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और हम अपने दर्शकों को ये भी याद दिला दें कि पहली तिमाही के नतीजों पर TCS मैनेजमेंट से खास बातचीत आप देख सकते हैं कल सुबह 9:15 बजे। इसमें हमारे साथ शामिल होंगे कंपनी के MD और CEO N चंद्रशेखरन और CFO राजेश गोपीनाथन। और आज भारतीय बाजारों में हुआ शानदार कारोबार, सेंसेक्स ने लगाई डबल सेंचुरी तो निफ्टी 6000 के पार। और मल्टी ब्रांड रिटेल में निवेश लाने के लिए सरकार नियमों में ढील देने के लिए तैयार। देखिए CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर इस ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे भारतीय बाजारों की। सेंसेक्स एक बार फिर 20,000 और निफ्टी 6,000 के ऊपर चले गए हैं। बाजारों के लिए हर तरफ से आज अच्छे संकेत थे। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप शेयरों में भी आज अच्छा कारोबार हुआ। बाजारों में आज ऑयल एंड गैस शेयरों के में ज्यादा बेहतर कारोबार देखने को मिला। ONGC केन में 2 से 4% की तेजी रही। रियल्टी शेयरों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहा। DLF और इंडिया बुल्स जैसे रियल्टी कंपनियों में 7% तक का उछाल देखा गया। निफ्टी में भेल, एशियन पेंट्स और रिलायंस इंफ्रा में 4% तक की तेजी भी देखने को मिली। और अब बात करते हैं करेंसी मार्केट की। मार्केट अच्छी बढ़त दिखाने में कामयाब हुआ, लेकिन रुपए में गिरावट आज भी जारी रही। RBI और सरकार की कोशिशों के बावजूद रुपया आज लगातार दूसरे दिन क्लोजिंग के वक्त कमजोरी के साथ ही बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे कमजोर होकर 59.67 के लेवल पर बंद हुआ। RBI के रुपए की गिरावट को थामने के कदम तो फिलहाल फेल होते दिख रहे हैं, लेकिन उसकी बॉन्ड बाजार को संभालने की पूरी कोशिश है। आज उसने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रेजरी बिल्स के लिए कम यील्ड पर मिली बोलियों को खारिज कर दिया। रिजर्व बैंक के इस कदम से बॉन्ड मार्केट में यील्ड गिर गई है। कल भी उसने ट्रेजरी बिल्स की नीलामी को रद्द कर दिया था। इस खबर पर और बातचीत करेंगे अपने सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की बैंकिंग एडिटर लता वेंकटेश से। लता, क्या हो रहा है? रिजर्व बैंक की ट्रेजरी बिल्स के लिए मिली बोलियों को खारिज करने का क्या मतलब निकाला जाए? इससे क्या लक्ष्य हासिल करना चाहता है RBI? मार्केट का अनुमान है कि जैसे कि रिजर्व बैंक ने कल भी ट्रेजरी बिल्स के बिड्स को रिजेक्ट कर दिया और आज OMO के बिड्स को रिजेक्ट कर दिया, शायद उनके मन में एक रीथिंक है अपने टाइट मनी पॉलिसी के बारे में। आपको याद होगा मंडे नाइट को RBI ने कहा था कि एक्स्ट्रा मनी जो बैंक्स चाहते हैं RBI से वो 8.25% नहीं लेकिन 10.25% में ही मिलेगा और
7.25% के रेपो रेट पे उन्हें अनलिमिटेड मनी नहीं मिलेगा, सिर्फ 75,000 करोड़ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने वो एक OMO करेंगे थर्सडे को, जहां पर वो 12,000 करोड़ बाजार से निकाल देंगे। अभी वेडनेसडे को उन्होंने टी बिल को रोल ओवर नहीं किया और 11,000 करोड़ बाजार में आ गया, और आज 12,000 करोड़ निकालने के बजाय 2,000 करोड़ ही निकाले, तो बाजार में अभी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है। और लोगों का ये गेस है कि शायद रिजर्व बैंक को अभी लग रहा है कि उनका टाइट मनी पॉलिसी कुछ ज़्यादा ही टाइट है। यील्ड्स 10 ईयर यील्ड 7.53 से लेकर 8.13 तक चला गया। इतने 70 बेसिस पॉइंट हाइक उन्होंने सोचा नहीं था। कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये भी कहने लगे कि अगर ऐसे ही टाइट रहा तो उनको डिपॉजिट और लेंडिंग रेट्स बढ़ाने होंगे और इससे इकोनॉमी पर असर होगा। अब लग रहा है कि RBI डिड नॉट वांट सच अ बिग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। उन्हें बस एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रुपी स्पेकुलेटर्स पर, डॉलर रुपी स्पेकुलेटर्स पर लाना था, इकोनॉमी पर हिट नहीं लाना था। इसीलिए शायद उन्होंने अपना पॉलिसी को लूज कर दिया है और लगता है कि अभी इसकी वजह से कल बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक शॉर्ट स्क्वीज आएगा और जो लोग शॉर्ट गए थे उन्हें खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो सोमवार को रुपए को बूस्ट करने के लिए आज रिजर्व बैंक के कदमों के बाद अब ब्याज दरों में कटौती का कोई मौका नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा बैंकर तो ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि इस बार RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव ना करे। बैंकों और इंडस्ट्री की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। पिछले क्रेडिट पॉलिसी में 0.25% रेट कट के बाद 30 जुलाई की पॉलिसी में दरों में कुछ और कटौती की उम्मीद थी, लेकिन रुपए में तेज गिरावट ने सब चौपट कर दिया। अप्रैल 2012 से लेकर अब तक रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 1.25% की कटौती की है, लेकिन अब जुलाई 30 को आने वाले क्रेडिट पॉलिसी से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। I would like to believe that it's going to be status quo, as in interest rates will not be taken up, which is the worry. Clearly, the wish that interest rates go down has vanished. I do not believe interest rates can be taken down in the current scenario. रुपए की गिरावट को थामने के लिए सोमवार को RBI ने कुछ कड़े कदम उठाए थे। RBI ने MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर 2% बढ़ाकर 10.25% कर दिया है। बैंकों के ओवरनाइट कर्ज पर भी 75,000 करोड़ रुपए की कैप लगा दी है। बैंक रेट को भी 8.25% से बढ़ाकर 10.25% कर दिया है। कुल मिलाकर रेपो रेट में कोई बदलाव किए बिना ही RBI ने बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा कर दिया। इन कदमों के बाद बाजार और बैंकरों को ब्याज दरों में कटौती की जो हल्की उम्मीद थी वो खत्म हो गई है। रेट कट तो किसी को उम्मीद नहीं है, बिकॉज ओवरऑल सिचुएशन डज नॉट गिव अ कंफर्ट फॉर रेट कट्स, बिकॉज the exchange rates have really weak, the rupee has really weakened. It will have inflationary expectations because the fuel price also is going up. So in this circumstance, I don't think market is expecting any rate cut from RBI. इधर डूबते रुपए के चलते महंगाई बढ़ने की चिंताएं भी बढ़ गई है। कच्चे तेल की कीमत तो बढ़ेगी ही, साथ ही इंपोर्ट हो रहे सामान भी महंगे होंगे। 3 महीने तक लगातार घटने के बाद जून में रिटेल महंगाई दर 10% को छूता नजर आया। मतलब साफ है, रुपया और महंगाई रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चिंता है और अब सस्ते कर्ज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कविता कृष्णन, मुंबई। और अब बात करते हैं अपनी एक्सक्लूसिव खबर की। मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI लाने के लिए सरकार अपनी शर्तों में बड़ी छूट देने की तैयारी में है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार छोटे शहरों में भी FDI वाले मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स खोलने की छूट दे सकती है। ऐसी 4 बड़ी रियायतों के प्रस्ताव का ड्राफ्ट का नोट तैयार कर लिया गया है और संबंधित मंत्रालयों से राय मांगी गई है। अगर सरकार की कोशिशें रंग लाई तो मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में FDI का सपना भी जल्द पूरा हो सकता है। मल्टी ब्रांड रिटेल के दिग्गजों की मांग के मुताबिक सरकार उन्हें पर्याप्त रियायतें देने की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक सरकार उन शहरों में भी FDI वाले मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने की इजाजत दे सकती है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। हालांकि इसके लिए राज्यों से पहले अनुमति लेनी होगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक 10 लाख या इससे ज्यादा की जनसंख्या वाले शहरों में ही ऐसे स्टोर्स खोलने की इजाजत है। दूसरी छूट बुनियादी ढांचे में निवेश की शर्तों में मिल सकती है। फिलहाल निवेश की आधी रकम का निवेश बुनियादी ढांचे में करना जरूरी है, लेकिन प्रस्ताव के मुताबिक पहली बार में अगर कंपनी $50 मिलियन का निवेश बुनियादी ढांचे
ढांचे में करती है तो आगे निवेश की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। तीसरी छूट एसएमई के 30% खरीदार की शर्त को लेकर प्रस्तावित है। अगर खरीदारी के दौरान एसएमई का सालाना टर्नओवर $1 मिलियन से बढ़ जाता है तो भी उससे की जाने वाली खरीदारी एसएमई के दायरे में आएगी। इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि छोटे और मझोले उद्योगों से 30% खरीदारी की शर्त को जरूरी ना किया जाए, बल्कि इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ दिया जाए और वो खरीदारी करते वक्त एमएसएमई को तवज्जो दे। लेकिन मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील होने की वजह से वाणिज्य मंत्रालय अभी तक अपनी कोई राय नहीं बना पाया है। इसके अलावा सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51% एफडीआई में एफआईआई को भी शामिल करने का फैसला ले सकती है। इस बारे में ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और संबंधित मंत्रालयों से राय मांगी गई है। दरअसल मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को मंजूरी दिए करीब 20 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक एफडीआई का एक भी प्रस्ताव नहीं आया है। कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन सरकार की ओर से तय की गई शर्तों से वो सहमत नहीं है और इसमें ढील देने की मांग कर चुकी हैं। सरकार को उम्मीद है कि अगर मौजूदा माहौल में शर्तों में ढील दी गई तो बड़े पैमाने पर निवेशक आएंगे। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और गैस की किल्लत दूर करने की कोशिश में जुटी सरकार, क्या कहना है बिजली मंत्री का, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। और प्याज ने एक बार फिर रुलाया, देश भर में दाम 4 गुना से ज्यादा बढ़े, करेंगे चर्चा ब्रेक के उस पार। सरकार गैस की कमी से परेशान है। दरअसल उसकी दिक्कत ये है कि पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर दोनों अहम है और इसमें किसको ज्यादा गैस दी जाए। हालांकि आज बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रही है जिसमें दोनों सेक्टर्स को दिक्कतों को दूर किया जा सके। Whole EGOM is working together to be able to look at both sectors. They're both fundamental to the economy, fertilizer and gas and power. But at the same time, it cannot be at the cost of one for the other. So we're working together. We'll get a solution. दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल ने कल ओडिशा प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए और इसके लिए जमीन अधिग्रहण समेत तमाम अड़चनों को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन ओडिशा सरकार ने प्रोजेक्ट रद्द होने के लिए उल्टे आर्सेलरमित्तल पर निशाना साधा है। ओडिशा सरकार का आरोप है कि कंपनी ने प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में खास कोशिश ही नहीं की। सरकार के मुताबिक एमओयू 2006 में ही हो चुका था, लेकिन कंपनी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखी। I have been in Odisha for the last 3.5 years, and I haven't seen any, proactive initiative from the project proponent also to take the project forward. There has been some land acquisition related issues, but in the manner other project proponents have tried to take the projects forward, I haven't seen that kind of progress. So. The development in this project hasn't come exactly as a surprise to the state government. इन दिनों देश भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले 2.5 साल में प्याज इस समय सबसे महंगा बिक रहा है। मुंबई की बात करें तो यहाँ प्याज फिलहाल 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। वहीं 10 दिन पहले ही यहाँ प्याज का भाव 20 रुपए किलो था। जयपुर में 10 दिनों में प्याज की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। यहाँ प्याज 30 से 35 रुपए के भाव पर बिक रहा है। वहीं अहमदाबाद और लखनऊ में फिलहाल प्याज 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है, जबकि 10 दिन पहले यहाँ 18-19 रुपए के भाव पर प्याज बिक रहा था। जालंधर की बात करें तो वहां भी प्याज 28 रुपए प्रति किलो पर मिल रहा है। प्याज की कीमत में तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आलम यह है कि देश में प्याज की कीमत में करीब 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है। खुदरा बाजार में यह 35 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। दूसरी तरफ रमजान का महीना होने से भी इसके मांग में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जालंधर जैसे शहर में जहां रोजाना करीब 20 ट्रक प्याज की खपत होती थी, वहीं इन दिनों 10 ट्रक प्याज की ही आवक हो पा रही है। जबकि कारोबारियों का कहना है कि एक्सपोर्ट की वजह से इसकी कीमत में तेजी आई है। यहाँ लोकल मार्केट में अराइवल बहुत कम आ रही है। तकरीबन 7 से 8 गाड़ी, 10 गाड़ी मैक्सिमम अराइवल होती है। डिमांड है 20 गाड़ी की। कारण यही है कि जो नासिक की मंडियों में जो प्याज की अराइवल थोड़ी कम आ रही है कुछ, और कुछ एक्सपोर्ट का ऑर्डर है जबरदस्त। तो सरकार को चाहिए कि जैसे एक्सपोर्ट को टाइम से ही बैन कर दे, कोई ना कोई एक्शन ले, ताकि थोड़ा पब्लिक को भी प्याज खाने में सस्ता मिले। देश में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र में होता है, मगर यहाँ फसल की स्थिति अच्छी नहीं है। नासिक के लासलगांव के स्पॉट मार्केट में इस बार 1000 टन प्याज की आवक हुई है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 1800 टन का था, यानी 800 टन की कमी।
दूसरी तरफ एशिया और गल्फ देशों में सबसे ज्यादा प्याज एक्सपोर्ट भारत से ही होता है। इस कारोबारी साल की पहली तिमाही में ही 5.25 लाख टन प्याज एक्सपोर्ट हो चुका है। कम पैदावार और ज्यादा एक्सपोर्ट से स्थिति और बिगड़ गई है। पहले प्याज का रेट था करीबन 15, 16 और 20 के अंदर, लेकिन ये 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसका रेट 30 रुपए के करीब आ गया। 30 से 35 में बिक रहा है कहीं। तो क्यों 30-35 तभी बिकेगा क्योंकि 28 रुपये तो मंडी में बिक रहा है होलसेल में, इसलिए जो 35 तो लाजमी बिकेगा ही है। कई दुकानदार 30 भी बेच रहे हैं, बाकी दुकानदार चलाने के लिए सब करना पड़ता है। हालांकि सरकार का मानना है कि प्याज का कुल उत्पादन घरेलू मांग को पूरी करने के लिए काफी होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन में प्याज की नई फसल आने की वजह से वहां पर एक्सपोर्ट में कमी है और इसका असर सितंबर से दिखने लगेगा। हालांकि प्याज कारोबारियों का कहना है कि आवक कम होने की वजह से इसकी कीमत में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। नरेश अरोड़ा, जालंधर। और बनाओ बिंदास मुंबई में आज बात करेंगे मुंबई के खस्ताहाल सी बीचेस। और काम में होगी गड़बड़ तो सुप्रीम कोर्ट दिखाएगा रास्ता। चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर ने कहा नहीं है कार्यपालिका से कोई टकराव। देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज की मुहिम बनाओ बिंदास मुंबई। हम मानते हैं कि ये एक शहर के तौर पर मुंबई में काफी संभावनाएं मौजूद है, लेकिन कई पुराने कायदे कानून दकियानूसी सोच की वजह से मुंबई आगे बढ़ने के बजाय कहीं पिछड़ती जा रही है। बिल्कुल, मुंबई का जुहू बीच सबसे पॉपुलर और क्राउडेड बीच है। वैसे इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बीच बनने की पूरी संभावना है, लेकिन प्रशासन इसके रखरखाव में घोर लापरवाही बरत रही है। हमारी संवाददाता शिबानी खरद ने जायजा लिया इस बीच का। मुंबई आने वाला कोई भी टूरिस्ट सबसे पहले विजिट करना चाहता है जुहू बीच, लेकिन जुहू बीच एक ऐसी जगह है जो टूरिस्ट के लिए नहीं, लोकल्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। जुहू बीच वैसे तो मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। इस इलाके में मुंबई की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नामी गिरामी हस्तियों के घर हैं। जुहू बीच मुंबई का एक ऐसा बीच है जहां छुट्टी वाले दिन चलने की भी जगह नहीं मिलती। सांता क्रूज से अंधेरी तक फैला ये बीच मॉर्निंग वॉकर से लेकर टूरिस्ट तक सभी को अपनी ओर खींचता है। लेकिन इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन भी बदहाल है। दूसरे मशहूर इंटरनेशनल बीच के सामने ये कहीं नहीं टिकता। साफ सफाई जुहू का सबसे बदनुमा दाग है। टॉयलेट की कमी, लाइफ गार्ड के लिए ऊंचे टावर का ना होना, रोशनी की खराब व्यवस्था, कई मसले हैं जो जुहू को इंटरनेशनल बीच बनाने से रोकते हैं। इसको इससे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं अगर इसकी फैसिलिटीज थोड़ी बढ़ जाए। The entire garbage is thrown out from the sea and would lie across the entire beach and it gets very difficult to even walk and play. जो वॉशरूम है लेडीज के लिए वो और भी क्लीन या और भी फ्लेक्सिबल, वेदर इट इज चार्जेबल और नॉन चार्जेबल। जगह जगह पे डस्टबिन भी आना चाहिए, आगे कचरा कहाँ डाले कहाँ हम लोग। बैठने की जगह नहीं है बराबर। जो बुटे वाले वेंडर्स है उसका भी वो लोग सब छोड़ के चले जाते हैं, तो अगर वो लोग ही साफ नहीं करेंगे तो जो क्लीनर्स है वो भी कितना कर सकेंगे। जुहू बीच पर एक पुलिस चौकी है। इसके बावजूद लोग यहाँ रात में आना सुरक्षित नहीं मानते। इसके अलावा बीच पर बने खाने पीने की स्टॉल्स यहाँ की गंदगी का सबसे बड़ा कारण है। लोग यहाँ खाते पीते हैं और चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं। इस लिहाज से कुछ चीजें हैं जो जुहू दूसरे बीच सिटी से सीख सकता है, जैसे विदेश में बीच पर शैक्स होते हैं और लोग वहाँ से खाना पीना खाकर समंदर की लहरों का मजा लेने आते हैं। बीच पर बच्चे और बड़ों के लिए शॉपिंग की तयशुदा जगह होती है और वो अक्सर बीच के बाहर होती है। बीच पर देर रात तक पार्टी के लिए खास जगह बनी होती है। रात को बीच पर जाना है तो अपना पहचान पत्र दिखाकर ही जा सकते हैं। बीच पर पेट्रोलिंग का सही इंतजाम हो, इससे सुरक्षा के साथ साथ नियम कायदे का पालन करने में भी मदद मिलती है। हर थोड़े मीटर्स पे एक लाइफ गार्ड हो ताकि वो भी ऊंचे स्टेज में जैसे गणपति के विसर्जन के टाइम लगाते हैं, वैसे हर थोड़ी जगह पे लाइफ गार्ड हो ताकि पब्लिक को विजिबल होए और पब्लिक जान सके कि कुछ भी प्रॉब्लम होए तो उनको जाके बता सके। हालांकि जुहू की तस्वीर बदलने के लिए कई संस्थाएं जैसे कि लायंस क्लब ऑफ जुहू, जुहू सिटीजन्स वेलफेयर ग्रुप, जुहू बीच लाइफ गार्ड्स एसोसिएशन काम कर रही हैं, लेकिन बड़ा बदलाव सरकार की पहल से ही आ सकता है। शिबानी खरद, मुंबई। तो यहाँ पर बात जुहू बीच की हो रही थी और
सिर्फ जुहू ही क्यों, क्योंकि और भी 2-4 ऐसे बीचेस हैं शहर में जहां पर शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, लेकिन जुहू बीच समेत अगर उन पे भी ध्यान दिया जाए तो आप काफी सुंदर बना सकते हैं बीच लाइन को। काफी अनएक्सप्लोर्ड बीचेस हैं जहां पर बहुत कुछ किया जा सकता है, और इस लिहाज में देखा जाए तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर उन बीचेस पे भी हम थोड़ी अरेंजमेंट कर लें, कुछ बढ़ावा दिया जाए वहां पर। बिल्कुल, तो उसी बहाने जो हमने प्रश्न उठाया आज की साफ सफाई भी होगी, और जो हम पिछले एपिसोड्स में उठाते आए हैं पिछले अपनी सीरीज में, खास की टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दें और सिक्योरिटी और तमाम चीजें, तो शायद सब चीजों पर काफी फर्क पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के कॉमन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI NEET का आयोजन नहीं कर सकती है। अपने फैसले में कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेज के अपने स्तर पर, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों को अपने स्तर से परीक्षा का आयोजन करने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो कार्यपालिका का काम कर रहा है, लेकिन अपने कार्यकाल के अंतिम दिन चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर ने हमारे सहयोगी चैनल CNN IBN से बात करते हुए साफ किया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कोई टकराव नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कोई संस्था ठीक से काम नहीं करेगी तो कोर्ट को मजबूर होकर उसे ठीक रास्ता दिखाना ही होगा। We are doing our job. Let legislature do its own job. Let the executive do its own job. What was felt to be something which was against the constitutional rights of people is certainly not the jurisdiction of the legislature or the executive. एक बार फिर रुक करेंगे कारोबारी खबरों का। सेबी और NSE ने आज 26 कंपनियों और लोगों पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग की रोक लगा दी है। ये रोक प्राइम ब्रोकिंग मामले की वजह से लगाई गई है। फिलहाल इन लोगों पर 6 महीने या प्राइम ब्रोकिंग मामले की जांच पूरी होने तक ट्रेडिंग की रोक लगी रहेगी। जिन कंपनियों और लोगों पर रोक लगी है वो है गीतांजलि जेम्स और प्राइम ब्रोकिंग से जुड़े हुए तमाम और कंपनीज। इस लिस्ट में गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी का नाम भी शामिल है। और मंदी के माहौल में कैसे करें बचत, देखिए हमारी खास पेशकश स्मार्ट इन्वेस्टर और स्लो डाउन में इस ब्रेक के बाद। मंदी के माहौल में एक इन्वेस्टर ये नहीं समझ पाता है कि वो पैसे लगाए तो आखिर कहां। बिल्कुल, इसीलिए हमने शुरू की है एक खास सीरीज जहां आपको हम बता रहे हैं वो स्ट्रैटेजीज जिन्हें अपनाकर आप बन सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर और स्लो डाउन में भी हो सकती है सेविंग। इसी पर मैंने बात की फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या से। कल हमने बात की थी सेविंग्स की, और आज हम बताएंगे कि कैसे आपका सेविंग अकाउंट आपको दिला सकता है ज्यादा फायदा। और ये समझाने के लिए मेरे साथ है फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। आपका स्वागत है अर्नव जी। तो कल हमने बात की थी बचत की, सेविंग्स की, आज हम बात करेंगे बचत खाते की। सेविंग्स अकाउंट की जहां तक बात है, कई सारे लोगों के 2 से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट होते हैं। तो ये समझाइए क्या इतने सारे सेविंग्स अकाउंट होना अच्छा है, जरूरी है, और साथ ही कैसे सेविंग्स अकाउंट के जरिए हम कमाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अब हम कभी भी और कहीं भी एक सेविंग्स अकाउंट खोल देते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास पहले एक सेविंग्स अकाउंट था, फिर आपने जब एक पहली एम्प्लॉयमेंट में गए तो वहां एक खुल गया, उसके बाद जॉब चेंज की एक दूसरा खुल गया, इन्वेस्टमेंट के लिए एक और है, तो 3, 4, 5 सेविंग्स अकाउंट होने काफी कॉमन हो जाता है। इससे क्या होता है कि हर एक अकाउंट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप वहां मिनिमम बैलेंस रखें, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए आपका पूरा जो रकम है या अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो पूरा स्प्रेड आउट हो जाता है। तो इससे आपको एक डिसएडवांटेज हो जाता है। पर आपकी जरूरत क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वहां उसको आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ ट्यून करना होगा। तो आप अगर देखें तो मान लीजिए आप बाहर खाने के लिए गए हो और वहां सिटिंग की कोई जगह नहीं है, स्टैंडिंग खाना पड़ता है जी। और जब वो हो तो आप हाथ में कितनी प्लेट ले सकते हैं? एक मैक्सिमम, या शायद कभी 2, ऐसा कुछ करके, बहुत मुश्किल से। तो उसी तरह आपको जब आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट का आप जब एनालिसिस करें तो उसमें भी आपके पास 1 या मैक्सिमम 2 अकाउंट्स होने चाहिए। तो ये एनालॉजी हम लेके आगे चले तो उससे क्या होता है कि एक ही अकाउंट से आप सभी कुछ पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। वहां कंसोलिडेशन अमाउंट होता है, और वो कंसोलिडेट अमाउंट आप ज्यादा रिटर्न के लिए प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इसमें क्या किया जा सकता है, अगर आप देखें तो यूजुअली मोस्ट
बैंक्स अपने सेविंग्स अकाउंट पे 4% ब्याज देती है, 4% ब्याज, पर कई बैंक्स ऐसे भी है जहां ब्याज आपको 6% और 7% मिलता है। पर जब आप इस प्रकार का इंटरेस्ट लेने जाएं तो आप एक चीज ध्यान में रखें, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कब लागू पड़ता है। यानी कि मोस्टली आप देखेंगे कि 1 लाख या ऊपर का बैलेंस हो उसी पे ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू पड़ेगा। पर जब आप ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस बैलेंस के ऊपर भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये बैंक्स ऐसी भी फैसिलिटी देती है कि फॉर अमाउंट्स अप टू 1 लाख आपको रेट मिलेगा 4% से ज्यादा, 5.5। पर अगर 1 लाख से ज्यादा हो तो उस पे आपको एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखकर कंसोलिडेट करें अमाउंट, और उसके आगे ले जाकर फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, उसी पर आते हैं। अब जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में तो हमारे पैसे पड़े होते हैं, कैसे उनका सही इस्तेमाल किया जाए और कैसे फ्री किया जाए सेविंग्स अकाउंट को, ताकि उसमें से पैसे निकालकर हम बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकें। पहली चीज तो यह देखनी है कि उसका मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या है। अब मिनिमम बैलेंस का मतलब यह है कि अगर आपका अकाउंट में बैलेंस उससे कम चला जाता है तो आपको चार्जेस लग जाएंगे, आपको ये अवॉइड करना है। तो अगर आप आगे जाके देखें तो मिनिमम बैलेंस 2 तरह के कैलकुलेशन से हो सकता है। पहली तो ये बात कि सिंपल फ्लैट स्ट्रक्चर, आपका मिनिमम बैलेंस 5000 होना चाहिए, उससे कम गया तो आप पे ये चार्जेस लग जाएंगे। दूसरी चीज है कि ये एक एवरेज बैलेंस पे होता है। एवरेज बैलेंस यानी कि पूरे मंथ या क्वार्टर का जो प्रोडक्ट है उस पे अगर आपका बैलेंस एवरेज इस फिगर से कम हो जाता है तो अगर उस पे आपके चार्जेस लग जाएंगे। अभी ये एवरेज बैलेंस की जब बात होती है तब आप थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग भी कर सकते हैं। ये कि कैसे हो सकता है, आप एक देखिए कि मान लीजिए कि आपका एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 की रिक्वायरमेंट वाला है, तो उसका मतलब ये है कि पूरे महीने में जो प्रोडक्ट होता है वो 10,000 इंटू 30 डेज यानी कि 3 लाख का होना चाहिए। तो अगर आपके पास 50,000 का बैलेंस है तो अगर आप महीने में 6 दिन तक ये 50,000 का बैलेंस अकाउंट में रखते हैं तो उसके बाद आपके लिए ये मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर द मंथ खत्म हो जाता है। पर जब आप ये करने जाए तब आप एक चीज ध्यान में रखिए कि देखिए महेंद्र सिंह धोनी ये इंडिया और वर्ल्ड क्रिकेट में फाइनेस्ट फिनिशर माने जाते हैं, यानी कि वो गेम को खत्म करके जिता देते हैं। पर आप उनके जैसे मत बनिए, एंड तक ये बैलेंस कंप्लीट करने का प्लान मत रखिए, मंथ के स्टार्टिंग में ये सब कर दीजिए। शुरुआत में ही आपको यहाँ पे प्लानिंग करने की जरूरत है। लेकिन अब ये समझाइए कि कैसे हमें सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। जब आप ये अमाउंट आ जाती है आपके पास, फ्री अप हो जाती है आपके सेविंग्स अकाउंट में, तब आप एक जरा बड़ा नजरिया देखिए कि क्या मेरे पास कितना समय है ये मनी के ये रकम मेरे पास रहेगी। तो उसमें आप क्या है कि अपना फिर प्लानिंग उस तरह से कीजिए, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 3 दिन हो तो आप कहाँ जाओगे, साउथ ईस्ट एशिया में शायद ट्रैवल के लिए जाएंगे, हफ्ता हो तो यूरोप जाओगे, और 2 हफ्ता हो तो आप शायद यूएस चले जाओगे। उसी तरह से अगर आपके पास ये रकम आपके पास थोड़े दिनों तक रहेगी तो आप लिक्विड फंड में देखिए, क्योंकि लिक्विड फंड आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट देगा। दूसरी बात है अगर थोड़ा पीरियड लंबा हो तो आप एक फिक्स डिपॉजिट देखिए, और फिक्स डिपॉजिट वही होनी चाहिए, वही टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए जो आपके टाइम पीरियड से मैच होती हो। यानी कि आपके पास 3 महीने का समय है तो 3 महीने की फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए। अगर आप ये कर नहीं सकते और आप बोलते हो कि कैसे ये सब प्लानिंग किया जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप एक सिंपल सोल्यूशन एक और है कि आप एक स्वीप अकाउंट, ये स्वीप अकाउंट ऐसे काम करता है कि उसमें एक मिनिमम बैलेंस होने के ऊपर जब आपका बैलेंस चला जाता है तो उसे ऑटोमेटिकली एफडी खुल जाती है। तो वो एफडी आपको कुछ भी किए बिना मिल जाती है, और जब आपके एक्सपेंसेस वो अकाउंट से ज्यादा हो तो वो एफडी के पार्ट्स टूट के पेनल्टी बिना बिल्कुल आपको वापस मिल जाते हैं। तो अगर आपने ये इस प्रकार का स्वीप अकाउंट खोला दिया तो आपकी एफडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी और वो एंड भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। पर जब आप ये सब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4% के बजाय जब आपका इंटरेस्ट हाई हो जाता है तो उसमें आप
सालाना 2000 से लेके 3000 रुपया एक्स्ट्रा कमा सकते। तो यहाँ पे साफ तौर से जैसे कि अर्नब जी ने बताया, विकल्प आपके पास कई सारे हैं, सिर्फ आपको सही प्लानिंग करने की जरूरत है और फिर आप अपने बचत खाते से भी जो है कमाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नब जी शामिल होने के लिए आज चर्चा में हमारे साथ। इसी के साथ कल हम आपको बताएंगे कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने से पहले बरती गई सावधानी आपको कैसे दिला सकती है बेहतर रिटर्न। और आरकॉम ने 2G की कीमत में उतारा 3G प्लान। और सैमसंग ने लॉन्च किया टैब 3। क्या है कीमत और कैसे हैं फीचर्स, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। 2G के रेट पर 3G का मजा। जी हां, रिलायंस कम्युनिकेशन ने 3G ग्राहकों को आधी कीमत पर यहां पर 2G के बदले 3G दे रहे हैं। अब वो 2G डेटा की कीमत में 3G डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपनी ने 1 GB 3G डेटा पैक 123 रुपए प्रति माह वाली स्कीम पर लॉन्च किया है, जबकि दूसरी कंपनियां इसके लिए करीब 250 रुपए प्रति महीना वसूल रही हैं। 3G एंट्री बैरियर को, प्राइस के बैरियर को खत्म कर दिया जाए और बाहर के इकोसिस्टम में जो इतने स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन हो रही है, तो क्यों ना एक कस्टमर के लिए ऐसा पैकेज बनाएं जिससे वो सीधा 3G इंटरनेट को अडॉप्ट करें, प्राइस बैरियर को ब्रेक करें और एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी का, सुपीरियर नेटवर्क रिलायंस के ऊपर उसके बेनिफिट को अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल एनहांस करने में करें। दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने आज दिल्ली में अपनी गैलेक्सी सीरीज के टैबलेट कंप्यूटर्स लॉन्च किए हैं। कैसे हैं ये टैबलेट कंप्यूटर्स, बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अंकित वेंगुर्लेकर। बड़ा है तो बेहतर है इज द फॉर्मूला जो सैमसंग ने अपनाया है अपने स्मार्टफोन्स के साथ, अपने टैबलेट्स के साथ। अब भैया 7 इंच के टैबलेट के साथ कौन फोन लगाना चाहेगा, कॉल लगाना चाहेगा? आई डेफिनेटली डाउट दैट, लेकिन सैमसंग थिंक्स अदरवाइज, इसलिए ब्रांड न्यू टैब 3 उन्होंने लॉन्च किए हैं 7 और 8 इंच के साइजेस में। आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज कुछ मेजर ग्राउंड ब्रेकिंग रेवोल्यूशनरी फीचर्स तो नहीं है पिछले मॉडल्स के मुकाबले, बट आइए देखते हैं फिर भी क्या है नए फीचर्स गैलेक्सी टैब 3 में। सैमसंग गैलेक्सी टैब 3 8 और 7 इंच के टच स्क्रीन साइज में आता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके 7 इंच वाले मॉडल की। 17,500 रुपए की कीमत वाला ये टैबलेट कंप्यूटर एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। 1.2 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर है, तो फोटोग्राफी के लिए इसमें 3 मेगापिक्सल कैमरा भी दिया गया है। 8 इंच के स्क्रीन साइज में सैमसंग गैलेक्सी टैब 3 के 2 मॉडल हैं। एक में कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ वाईफाई है, तो दूसरे में वाईफाई के साथ 3G भी दिया गया है। ये दोनों ही टैबलेट कंप्यूटर एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं और दोनों में 1.5 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर दिया गया है। गैलेक्सी टैब 3 के 3G मॉडल में फोटोग्राफी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा भी दिया गया है। पर देखा जाए तो इन तीनों ही टैबलेट कंप्यूटर्स में ऐसा कोई भी यूनिक फीचर नहीं है जो इन्हें जरा हट के बना सके। हर एक लॉन्च के साथ रेवोल्यूशन नहीं हो सकता है, बिकॉज कंज्यूमर स्पेशली टैबलेट का जो कंज्यूमर है वो अभी इवॉल्व कर रहा है। अगर आप बहुत जल्दी रेवोल्यूशन करेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि जो कस्टमर को पसंद है उसको आप चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि किसी को पसंद नहीं है, और ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी होगी मेरे हिसाब से। 8 इंच के सैमसंग टैब 3 के वाईफाई मॉडल के दाम हैं 21,945 रुपए, तो वाईफाई प्लस 3G मॉडल के लिए आपको 35,752 रुपए खर्च करने होंगे। ये तीनों ही टैबलेट कंप्यूटर्स रविवार से बाजार में बिकने शुरू हो जाएंगे। अंकित वेंगुर्लेकर, दिल्ली। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।